चले हम। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीनियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके पास जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट चैप्टर 9 है। लेकिन इस बार सीबीएसई के पीडीएफ में जो चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट को फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में मार्च कर दिया गया है, जिसके वजह से हम इस बार कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 9 पे है उससे फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। ये सबसे पहला सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? It is a fundamental principle or a set of rules and regulation according to which a country is governed or constituted. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? It is a set of rules and regulation जिसके माध्यम से आप और हम, हमारा देश चलता है, isn't it? और लिविंग डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो लिविंग का क्या मतलब होता है? आपने क्लास 9 और 10 में बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। लिविंग का मतलब होता है एक जीता जागता, यानी कि जो सांस लेता है, जो जीवित है, जो चलता है, जो दौड़ता है, जो खाता है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप और हम, वी ऑल ह्यूमन बीइंग, हम एक लिविंग बीइंग है। हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, और नॉन लिविंग क्या है? उसका ऑपोजिट, जो स्थिर होता है, जो स्टैग्नेंट है, जो नहीं चलता है, जो सांस नहीं लेता। टेक फॉर एग्जांपल ये मार्कर पेन। पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। ये सांस नहीं ले सकता है और ना ही अपने आप से चल सकता है, isn't it? That is a non-living thing। और आप और हम क्या है? एक लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? हमारा जो भारत का संविधान है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप गलत हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आप बिल्कुल सही है, isn't it? So let's try to understand in detail about Indian Constitution as a living document. See, Indian Constitution is a living document because it has changes according to the changing needs, situations and circumstances of the society. यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है? क्योंकि ये जरूरतों के अनुसार, सिचुएशंस, जो हालात है, समाज की जो हालात है, लोगों की जो मांग है, समाज की जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। So let's see again here. See, the Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and was formally implemented from 26 January 1950. Even after 71 years of its journey, the same constitution continues to function. Like human being, the constitution responds to experiences. Even after so many changes in the society, the constitution continues to work effectively. This is a hallmark of a democratic constitution. यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 में। और इसे फाइनली इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अब से यानी कि 1950 से लेकर अभी कौन सा साल है? 2020, इसमें तो जो ये जो समय है उसमें ऑलमोस्ट आपका 71 years हो चुका है। तो यहाँ क्या है? 71 years जर्नी के बावजूद थी, यानी कि इतने साल होने के बावजूद
आज भी वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में जो इम्प्लीमेंट किया गया था वही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एग्जिस्ट करता है और वही फंक्शन भी कर रहा है, वो भी इफेक्टिवली एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक जीता जागता इंसान की तरह हमारे भारत का संविधान एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करता है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, इजंट इट? लेकिन ये सच है, जिसकी वजह से इसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क दिया गया है। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? ये क्वालिटी मार्क होता है, ये गारंटी देता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाकई में बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे हम और डिटेल में समझते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में और उसे इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950s में, इसलिए तो यहाँ क्या हुआ है, जब 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया और आज के डेट में यानी कि 2020 का जो माहौल है, जो लोगों की जो मांग है, आम जनता का जो डिमांड है, उसमें काफी अंतर है। हम सबको पता है भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, isn't it? तो उससे पहले क्या था, इंडिया को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिससे एक से पाकिस्तान निकला और दूसरी तरफ में अपना भारत देश था। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन को जब तैयार किया गया था तो कहीं ना कहीं हमारे जो फाउंडिंग फादर मेंबर्स हैं उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये डर था कि शायद आने वाले समय में भी जो बाकी के जो राज्य है यानी कि लोग क्या है कंट्री से अलग होने की मांग वो कर सकते हैं, यानी कि वो एक अलग कंट्री की डिमांड कर सकता है। ये कहीं ना कहीं उस वक्त हमारे फाउंडिंग फादर मेंबर्स के दिमाग में था, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस जो बनाए गए हैं उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये उसी का एक रीजन हम बोल सकते हैं। हमने आपको जब साइलेंट फीचर्स जब पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है जो बहुत टफ होता है, जिसको हम इजिली चेंज नहीं कर सकते। और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो इजिली चेंज हो सकता है और उसमें जरा मुश्किल नहीं है, isn't it? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ आर्टिकल्स है जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है जिसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज क्या है, लोगों का जो अगर जेन्युइन डिमांड हुआ इन फ्यूचर तो उनको मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ सुधार लाना की जरूरत पर है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत पर है, तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी को रखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो इंडिया जो स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल फीचर्स है, इसमें फेडरल में क्या होता है, जहाँ पे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जब भी इमरजेंसी होता है जितना भी पावर है वो डायरेक्टली आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ से भी हमको क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको पकड़ के रखा गया है। एंड देन फेडरल कंट्री में क्या होता है, नॉर्मली वहां डुअल सिटीजनशिप होता है, यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं और जिस देश का आप नागरिक है आपको दो सिटीजनशिप मिलता है, जैसे यूएसए में मिलता है, इसमें यूएसए का एक अलग से सिटीजनशिप मिलता है और दूसरा आप न्यूयॉर्क के हो, वाशिंगटन में हो, जहां आप रहते हैं वहां का एक और अलग से सिटीजनशिप मिलता है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप होता है। लेकिन इंडिया में क्या है, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि इसका क्या मतलब है, आप देश के किसी भी राज्य में क्यों ना रहे, आप किसी भी कोने में क्यों ना रहे, वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट, हम सब भारतीय हैं, उसके बाद में आप अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है, जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो ब्रदरहुड का जो फीलिंग्स है, जो एकता है, जो अखंडता है, उस चीज को बरकरार रखा गया, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है। एंड आई होप यू रिमेम्बर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा है। आप लोगों के लिए आज का ये सवाल, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हाउ मेनी years did it take to complete the Indian Constitution, यानी कि हमारे भारत के संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा है, ये आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, isn't it? तो यहाँ मेरे कहने का क्या मतलब है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बहुत ही सूझबूझ के साथ में, बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया है। हमारे जो फाउंडिंग फादर मेंबर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने तैयार किया गया था, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत कैपेबल थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे और बहुत ही सोच समझ के साथ में उन लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, जिसके वजह से even after 71 years of its completion, जो 1950 में जो इम्प्लीमेंट किया था वही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एग्जिस्ट करता है और इनफैक्ट बहुत ही इफेक्टिवली वो काम भी करता है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, हमारा टॉपिक क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो क्यों ऐसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत का जो संविधान है वो समय की जरूरतों के हिसाब से, लोगों की जो मांग है, जो सोसाइटी का जो माहौल है, समाज का जो माहौल है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से कई बार चेंज हुआ है और आगे भी जाके अगर जेन्युइन डिमांड होगा तो वो आगे भी जाके चेंजेस हो सकता है। यानी कि ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है, लेकिन ये क्या है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द changing needs, it changes according to the situations and it changes according to the circumstances of the society. That's why our Indian Constitution is called as a living document. I hope the point is clear here. Now we'll try to understand some of the procedure for the amendment of Indian Constitution. यानी कि अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसीड्यूर है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चेंजेस लाया जाता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जनवरी 2020 का जो अपडेट है उसके हिसाब से अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। See, basically there are three different procedure, यानी कि तीन तरीका है, थ्री प्रोसीड्यूर है, जिसकी वजह से और जिससे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है और ये मेंशन है आपका आर्टिकल 368 में। पहला प्रोसीड्यूर, फर्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सी, there are certain articles of the constitution, example article 2, 3, 4 and 169, which can be amended through ordinary legislation by simple majority of the parliament. The article which can be amended in this way are concerned with matters like creation of new states, increase the area of any state, change the territory boundary, and then abolition and creation of legislative council in states. यानी कि जो पहला प्रोसीड्यूर जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है वो क्या है आपका, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जैसे पार्लियामेंट में आउट ऑफ 100% में से अगर 30 to 40% भी होता है तो उसमें आसानी से चेंजेस लाया जा सकता है, उसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। और ये मेंशन है आपका आर्टिकल 2, 3, 4 एंड 169, यानी कि आर्टिकल 2, 3, 4 एंड 169 में जो प्रोविजंस है उसके अंदर जो पॉइंट्स दिया गया है वो सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए, यानी कि चेंजेस करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल मेजॉरिटी भी होगा तो वो आसानी से चेंजेस लाया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 2, 3, 4 एंड 169 में
क्या क्या मैटर से रिलेटेड है। नंबर 1 है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि मान लीजिए एक नया राज्य क्रिएट करना, एक नया स्टेट क्रिएट करना, तो उससे क्या है दूसरी जो स्टेट से उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जिन लोगों का डिमांड है उनका कंसर्न लेके अगर जेन्युइन डिमांड है तो उनके अनुसार क्या है वो आसानी से चेंजेस हो सकता है। उसमें हर स्टेट के लोगों को प्रेजेंट होके वोटिंग देना है ये जरूरी नहीं है। टेक फॉर एग्जांपल तेलंगाना जो नया स्टेट क्रिएशन हुआ था उसमें बाकी स्टेट से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना स्टेट से जो उनका वहां के जो लोग हैं उनका अगर जेन्युइन डिमांड है तो वो आसानी से क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 मेजोरिटी जरूरी नहीं है। दूसरा है आपका इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का जो एरिया है वो थोड़ा इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या है जो नेबर स्टेट है जैसे असम हो गया, असम के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर हम एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं तो वो हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुआ दूसरे नेबर स्टेट्स को तो उसमें इश्यू हो सकता है। लेकिन अगर एक दो स्टेट का ही काम है, वो बाउंड्री डिमार्केशन दोबारा करना चाहते हैं, इसमें जैसे आपका बिहार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें 3 नए स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, बाउंड्री डिमार्केशन हुआ, तो वो भी क्या है एक 2-3 स्टेट्स का कंसर्न प्रॉब्लम होता है, उसमें भी बाकी की जो इंडिया का जो स्टेट है उसमें खास फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इसके लिए भी क्या है 2/3 मेजोरिटी जरूरी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी करके भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड देन नंबर 3, चेंज द टेरिटरी बाउंड्री। ऐसा ऐसे डालिए जैसे नए स्टेट्स क्रिएशन हुआ इसलिए उनका इंक्रीज उनका एरिया को बढ़ाया गया, तो बढ़ाए नहीं अगर स्टेट्स का बाउंड्री को अगर बढ़ाता है तो क्या होगा आपका टेरिटरी बाउंड्री में चेंजेस आएगा, तो वो भी अगर 3-4 स्टेट्स का या तो 1-2 स्टेट्स का अगर आपसी उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो हो जाता है तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है, वो इजिली सिंपल मेजोरिटी से उसको अमेंड किया जा सकता है। एंड देन नंबर 4, एबॉलिशन क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, यानी कि इंडिया में 28 स्टेट्स है लेकिन हर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ज्यादातर स्टेट्स में क्या है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ आपके 7 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा 7 स्टेट से इंडिया का जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना, उसको हटाना या फिर उसको दोबारा से लेकर आना, उसमें भी क्या है हर हर स्टेट का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसे यस कहना है, प्रेजेंट होना है, वो जरूरी नहीं है। ये भी क्या है आपका कंसर्न स्टेट्स का जो लोकल बॉडी है यानी कि वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर आसपास के कुछ यानी कि सिंपल मेजोरिटी से भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है और उसको अबॉलिश भी किया जा सकता है। यानी कि जो पहला जो प्रोसीजर है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है वो कौन सा है, अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। और कौन कौन से आर्टिकल के प्रोविजंस आता है आपका, आर्टिकल 2, 3, 4 एंड 169, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी जरूरी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से भी वो अमेंड किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। और कौन कौन सा यहाँ मैटर कंसर्न करता है, पहला आपका क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, दूसरा है आपका इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तीसरा है आपका चेंज द टेरिटोरियल बाउंड्री और चौथा है आपका abolition and creation of the legislative council in state. The second procedure, that is the amendment by the parliament by 2/3 majority, यानी कि second procedure क्या है, amendment किया जाता है parliament में by 2/3 majority. Let's try to understand कि इसके अंदर क्या है। See, there are certain provisions of the Indian Constitution which can be amended under Article 368, which require a special majority of 2/3 of the members present and voting in each house of the parliament.
This include the provisions of Part 3 and Part 4 of Indian Constitution. यानी कि जो दूसरा प्रोविजन है जिसके चलते यानी कि जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट लाया जाता है वो है आपका 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से। 2/3 मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है आउट ऑफ 100% 66.6 पार्लियामेंट में प्रेजेंट है और अगर वो वोट करता है किसी भी प्रोविजन किसी भी अमेंडमेंट किसी भी बिल के फेवर में तब जाकर वहां पे चेंजेस हो सकता है और ये आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। हमने क्या कहा है? सेकंड प्रोसीड्यूर क्या है? सेकंड प्रोसीड्यूर है जहां पे पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। 2/3 मेजोरिटी कितना होता है? 100% में से 67% से अगर ज्यादा होता है तो उसे 2/3 मेजोरिटी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जो 2/3 मेजोरिटी के 67 से जो ज्यादा पर्सन लोग है वो वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा और जो पर्टिकुलर जो बिल जो लाया गया है अमेंडमेंट के लिए उनके फेवर में उसे वोट करना पड़ेगा तभी जाकर वो चेंज हो सकता है। हालांकि ये इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही कम चांसेस होता है जहां पे 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से किसी भी प्रोविजंस में चेंजेस लाया जाता है। और ये चेंजेस क्या है आपका? ये प्रोविजंस क्या चीज के इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा है आपका? फंडामेंटल राइट्स होता है और पार्ट 4 क्या है आपका? डीपीएसपी होता है। यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो भी प्रोविजंस दिया गया है उनको चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी का जरूरी होता है तभी जाकर वो चेंज हो सकता है। थर्ड प्रोसीड्यूर, जो तीसरा प्रोसीड्यूर वो है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी कौन सा था? 2/3 मेजोरिटी। ओके। एंड रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा वहां पे स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी होने के बाद में जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वहां से भी रिकमेंडेशंस होना है, रैटिफिकेशन होना है, यानी कि वहां पे भी यस बोल के पॉजिटिव सिग्नल आना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी हियर, if an amendment is concerned with the article and the subject given in the article 368, it must be approved by 50%, that is the 1/2 of the states after being passed by both the houses with absolute majority or 2/3 majority of the members present and voting। यानी कि जितना भी स्टेट में यानी कि जितना भी हमारे कंट्री में स्टेट से उसका आधा जो 50% है वो उस पर्टिकुलर बिल के साथ में अग्री करना पड़ेगा तभी जाके इसमें चेंजेस हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन, इसमें 2/3 मेजोरिटी तो होना ही होना है, यानी कि पार्लियामेंट में जो 67% जो था ओके वो तो यस होना ही है, प्लस अलोंग विद डेट क्या है जो स्टेट्स यानी कि कंट्री में जितने भी हमारे स्टेट्स है उसका जो 50% है 1/2 जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां से ग्रीन सिग्नल आना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से भी फेवर यानी कि जो उनका जो वोट है वो बिल के फेवर में होना पड़ेगा तभी जाके इस प्रोविजंस में चेंजेस आ सकता है और ये भी आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है the subjects given in article 368 are as follows। number 1, election of the president। second है आपका extent of executive power of the union। third है आपका extent of executive power of the state। then fourth है distribution of powers between the center and the state government। यानी कि पहला पॉइंट क्या है आपका, जब भी इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें वी ऑल नो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इसलिए तो वहां क्या है
पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज है वो इलेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट का जो लेजिस्लेटर है वहां का हमारा जो एमएलए है वो भी उनको वोट देता है। तो यहाँ क्या है, यानी कि पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट का यानी कि हमारे कंट्री का जो 1/2 जो स्टेट है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और पार्टिसिपेट ही नहीं, उनका जो वोट है वो फेवर में जाना पड़ेगा, तभी जाके प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो सकता है। सेकेंडली क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये सेम है, एक है यूनियन में, तीसरा है आपका स्टेट में। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर का जो पावर एक्सटेंशन करना है, इन दोनों ही चीजों में भी क्या है, 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट का रैटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। एंड देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें भी क्या है, सेंट्रल स्टेट के बीच में अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ भी अगर इश्यूज होता है तो वहां भी पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आपका स्टेट का 1/2 यानी कि 50% ऑफ द स्टेट्स दे शुड बी इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। क्योंकि इस प्रोविजन में क्या है, ये सिर्फ एक स्टेट का बात नहीं है, 2 स्टेट का बात नहीं है, बल्कि ये एंटायर कंट्री को अफेक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा प्रोविजन जो पूरे देश को असर करता है, इसमें जो पूरे देश के लिए जरूरी है, जो पूरे देश को अफेक्ट करता है, उन पर असर होता है, ऐसे चीजों के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ 50% ऑफ द स्टेट उनका रैटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका सम ऑफ द प्रोसीड्यूर जिसके माध्यम से हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमेंडमेंट किया जाता है। वी हैव स्टडीड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला प्रोसीड्यूर क्या है, जहां सिंपल मेजोरिटी से आपके अमेंडमेंट किया जाता है। दूसरा क्या है, 2/3 मेजोरिटी होना है पार्लियामेंट में। और तीसरा क्या है, 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ 50% जो स्टेट है उनका रैटिफिकेशन होना है, तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस लाया जा सकता है। सो दिस ऑल आर अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप द पॉइंट्स क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग the topic, then please do leave your questions and your doubts in the comment section. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in